हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। ये आपके चैप्टर 5 की थर्ड वीडियो है। पहला टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं? देखिए, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब, आयतन आदि, इन सब में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तब उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तब उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर बी तथा उसमें बहने वाली धारा आई, इसके अनुपात क्या होता है? नियत रहता है। ठीक है, तो बी अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो बी प्रोपोर्शनल हो गया आई के। बी प्रोपोर्शनल है आई के, इसलिए बी इज इक्वल टू लिखेंगे तो हमने कांस्टेंट ले लिया आर। आर क्या है यहाँ पर? प्रतिरोध है। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू आई आर हो गया। यदि किसी चालक के यदि किसी चालक के विभवांतर तथा आई के बीच ग्राफ खींचे, तब क्या होता है? एक सरल रेखा आती है। देखिए, ये अगर हम आई और बी के बीच ग्राफ खींचे तब क्या है? एक सरल रेखा आती है। ठीक है, यही क्या है? ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। ठीक है, धात्विक चालकों मतलब धातुओं के लिए सत्य है। ठीक है, आगे देखिए ओम के नियम की उत्पत्ति। इसके आधार पर मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल तथा अनुगमन वेग के आधार पर। ठीक है, ओम के नियम की उत्पत्ति देखिए। माना किसी चालक तार की लंबाई L है, हमने तार की लंबाई L ले ली है। ठीक है, अनुपस्थ परिचय क्षेत्रफल कितना लिया है? A है। ठीक है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, तब क्या होता है? चालक में धारा बहने लगती है। ठीक है, यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा अनुगमन वेग bd हो, तब तब धारा का मान कितना होगा? I इज इक्वल टू कितना होगा? NEAVD। ये पीछे भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, चालक के तार की प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? E इज इक्वल टू V अपॉन L। L विभवांतर है, L क्या है? तार की लंबाई है। ठीक है, इस क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, ये जो क्षेत्र है E इज इक्वल टू V अपॉन L, इसके कारण जो उत्पन्न त्वरण है वो कितना होता है? A इज इक्वल टू F अपॉन M। F इज इक्वल टू कितना होता है? ई इलेक्ट्रॉन एंड वैद्युत क्षेत्र अपॉन एम। यहाँ पर ई की वैल्यू रख दी हमने, ऊपर से उठा के ई की वैल्यू रख दी बी अपॉन एल। तो कितना? ए इज इक्वल टू कितना आ गया? ई वी अपॉन एल एम। ठीक है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या होता है? टो होता है। आपको पता है, पीछे पढ़ चुके हैं। तब टो समय में इलेक्ट्रॉन के वेग में कितनी वृद्धि होगी? ए टो की वृद्धि होगी। ठीक है, यदि क्षेत्र की अनुपस्थिति में वेग U1 U2 U3 है, तब क्षेत्र की अनुपस्थिति में कितना होगा? U1 प्लस A21 और U2 प्लस A22, ऐसे ही चलती रहेगी सीरीज। ठीक है, इन वेगों का औसत मान ही क्या होता है? अनुगमन वेग कहलाता है। तो अनुगमन वेग का फॉर्मूला लगा दिया, BD इज इक्वल टू U1 प्लस A21 प्लस ये ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। अपॉन में n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यहाँ से हमने U1 U2 को एक साइड रख लिया एंड टो वन को एक साथ कर लिया। टो 1 इसको एक साथ लिख लिया है अपॉन में l। ये जो औसत ऊष्मीय वेग है ये क्या है? इनका मान शून्य होता है। इनका मान क्या है? शून्य होता है। तो ये टर्म क्या हो गई? शून्य हो गई। और A2 ऐसी रहा, B2 इज इक्वल टू A2। ये टो 1 टो 2 टो 3 ऐसे एंड सो ऑन तक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? N2 हो जाएगा। नीचे n है, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया? सिर्फ A2 रह गया। ठीक है, यहाँ पर क्या? BD इज इक्वल टू A2 इतना आया है। ऊपर देखिए ए का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ए इज इक्वल टू त्वरण कितना है? EV अपॉन LM। ये उठा के हमने कहाँ पुट कर दिया? यहाँ BD में यहाँ पर पुट कर दिया। ये ए इज इक्वल टू EV अपॉन ML जो है यहाँ पुट कर दिया। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई? BD इज इक्वल टू EV अपॉन ML2। ठीक है, अब आई धारा निकालनी है। आई इज इक्वल टू क्या है? NEAVD टो है। ऊपर सबसे स्टार्टिंग में लिखा है हमने आई इज इक्वल टू, ये है, ये आई इज इक्वल टू। तो यहाँ BD की वैल्यू जो निकाली है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया? ये यहाँ पर निकल के आ गया, आई इज इक्वल टू NEAEVML2। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया? V के अपॉन में क्या कहा? आई को लेगा और बाकी जो बचे हुए टर्म है वो सब एक साइड इधर ले गए। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू ML अपॉन NE² A2। बी अपॉन आई इजकल टू ये पूरी क्या वैल्यू क्या है? सब कांस्टेंट है। तो बी आई इजकल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो बी प्रोपोर्शनल किसके हो गया? आई के।
आर, ये जो कांस्टेंट वैल्यू बची है ये सब क्या मान लिया है हमने, आई मान ली, आर मान ली है। ठीक है, यही क्या है, ओम का नियम है। ठीक है, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव देखिए, ताप का प्रभाव के लिए आर इज इक्वल टू, आर ये ऊपर कांस्टेंट निकला है हमारा, ये वैल्यू जो थी सारी यहाँ पर, आर इज इक्वल टू ये लिख रही है एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। ठीक है, ये गलती से टी लिखा गया है यहाँ पर, ये टो है। ठीक है, तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1/टो के, और टो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टी के। तो ताप के बढ़ाने पर क्या होता है, शांतिकाल टो का मान घटता है। जब टो का मान ये अपॉन में है, अगर टो का मान घटेगा तो क्या होगा, आर का मान बढ़ेगा। ठीक है, यही होता है ताप का प्रभाव। आगे देखिए विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है। जब कोई चालक है उसके बीच जब विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, उसके सिरों पर जब विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, तब क्या होता है, उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ऐसे ही चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, चालक के किसी सिरे पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व जे, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, आगे देखिए, माना किसी चालक तार की लंबाई L है और अनुपस्थ क्षेत्रफल A है। यदि किसी चालक के बीच B विभवांतर आरोपित करने से प्रवाहित धारा I है, तब क्षेत्र E कितना होगा, V/L होगा। ठीक है, और प्रत्येक बिंदु पर धारा घनत्व कितना है, J = I/A है। ये हम पीछे निकाल चुके हैं, धारा घनत्व भी और क्षेत्र भी। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू उठा के, E और J की वैल्यू उठा के हमने यहाँ इक्वेशन पुट में यहाँ पुट कर दी, तो रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इज इक्वल टू यहाँ पर पुट कर दी E की वैल्यू B/L एंड यहाँ J की वैल्यू पुट कर दी I/A। तो ये क्या हो गया, B/I/AL, ये आ गया। और ये B/I क्या होता है, ये होता है R, तो इसकी जगह R रख दिया, तो रो इज इक्वल टू कितना आ गया, RA/L। ठीक है, ये रो का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का। अगर हम L = 1 लें और A = 1 लें तो क्या होगा, रो = R आ जाएगा। ठीक है, ये रो का मात्रा कितना होता है, ओम मीटर। आगे देखिए, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, ये जो रो है विशिष्ट प्रतिरोध, उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे, एक ये L की वैल्यू 1 ली थी, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर अनुपस्थ प्रतिशत क्षेत्रफल के वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर अभी लिखा था हमने, L = 1 लिया था एंड A = क्या लिया था, वही 1 लिया था। ठीक है, तो ये क्या है, वाले तार का प्रतिरोध किसके बराबर आ जाएगा, ये रो इज इक्वल टू R के। आगे देखिए, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, रो को विशिष्ट चालकता क्या है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध है उसी के व्युत्क्रम को, ये नीचे आ गया, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का कितना होता है, ओम मीटर होता है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, इस पे देखिए, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ये विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव देखिए, रो इज इक्वल टू RA/L है, फिर इसमें ये है R इज इक्वल टू ML NE स्क्वायर, ये टो नीचे है, तो वही नीचे टो है, तो ये क्या होगा, इसके शांतिकाल का मान घटता है तो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधता बढ़ती है तथा प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 हो और T डिग्री पर क्या है, RT हो, तब प्रतिरोध R कितना होगा, RT इज इक्वल टू R01 + αT, जहाँ अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। ठीक है, और इसकी अल्फा की वैल्यू, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, RT - R0/R0T प्रति डिग्री। ये देखिए, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। विशिष्ट चालकता सिग्मा इज इक्वल टू ये 1/ρ अभी हम पढ़ चुके हैं होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू E/J। तो यहाँ से
रो की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देनी है, तब क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू जे अपॉन ई। तो जे इज इक्वल टू कितना आ गया, जे, ये ई जो है इधर चला जाएगा, ये इधर आ गया है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो जे किसके प्रोपोर्शनल हो गया, जे प्रोपोर्शनल हो गया ई के। ठीक है, तो धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या आ गया, धारा घनत्व इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, धारा घनत्व इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता इनटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से ये धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता एंड इसकी तीव्रता ई। ये क्या, ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए, आगे वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, माना किसी तार का प्रतिरोध R है, उसके सिरों पर विभवांतर B लगाने से उसमें I धारा बहने लगती है। ठीक है, यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यदि धारा I है, T समय तक प्रवाहित की जा रही है, तब Q इज इक्वल टू कितना होगा, IT। ये वैसे भी जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है। ठीक है, यदि आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो, तो W इज इक्वल टू कितना होगा, QB होगा। Q इज इक्वल टू IT, अभी हम पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू IT है, यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो W इज इक्वल टू कितना गया, VIT। B इज इक्वल टू कितना होता है, IR होता है, तो ये उठा के यहाँ पुट कर दिया, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, IR एंड IT। तो II कितना हो गया, I स्क्वायर हो गया, तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर R2। ये भी कार्य का फॉर्मूला हो गया। आगे देखिए, I इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन R होता है। तो यहाँ पर R की जगह, I की जगह कितना पुट कर दिया हमने, V अपॉन R कर दिया। R यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। एक R स्क्वायर से एक R ये ऊपर का कैंसिल हो गया, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, V स्क्वायर T अपॉन R। इसका मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो इक्वेशन एक ये एंड ये, आगे देखिए एंड ये क्या है, तीनों ये क्या है, कार्य हैं जो तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, ऊष्मा के रूप में प्रकट होते हैं, तो इसको H, W बराबर क्या, H लिख सकते हैं। ठीक है, तो H इज इक्वल टू VIT, बस H की जगह W लिख दिया है, वो W की जगह H लिख दिया है, तो H इज इक्वल टू कितना हो गया, VIT एंड I स्क्वायर RT एंड B स्क्वायर T अपॉन R। इसका मतलब भी क्या है, जूल है। बट अगर ये ऊष्मा में है, अगर हमें ये कैलोरी में लिखना है तो इसको कैलोरी में लिख सकते हैं। हम जानते हैं 1 कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल कार्य के तुल्य होती है, अतः T सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, ये सब 4.2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये कैलोरी में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वैद्युत शक्ति। अब वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, ऊर्जा के जो क्षय होने की दर है उसे ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P इज इक्वल टू कितना, W अपॉन T। ये कार्य, इसके ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, यह है वाट होता है। 1 वाट बराबर होगा 1 जूल पर सेकंड के। ठीक है, यदि 1 जूल पर सेकंड की दर से ऊर्जा क्षय हो तब शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगी। ठीक है, 1 जूल पर सेकंड की दर से, ठीक है, 1 ले रहे हैं, 1 का जूल हो रहा है और सेकंड भी कितना, इतने से काम हो रहा है, तब क्या होगा, 1 वाट कहलाएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, तो W इज इक्वल टू कितना होता है, VIT, यहाँ पर पुट कर दिया, तो P इज इक्वल टू VIT अपॉन T। ये T से T कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, VI वाट आ गया। ठीक है, हम जानते हैं B इज इक्वल टू कितना होता है, IR होता है, B इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पर B की जगह पुट कर दिया IR, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, IR R। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू कितना हो गया, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो यहाँ पर हम जानते हैं I इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन R होता है, तो यहाँ पर I की जगह वैल्यू पुट कर दी, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। एक R से ये वाला R कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, V स्क्वायर अपॉन R। ये शक्ति का फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब वाट। ओके स्टूडेंट्स।